हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक हो गए, अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी पूरी मेहनत कर रहे होगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की वीडियो। आज डेट क्या है? आज डेट है 26 फरवरी। तो 26 फरवरी के आज के इतिहास के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के इतिहास की जो वीडियो होती है, जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि जिस दिन जो भी डेट होती है, जैसे डेट या तारीख आज क्या है 26 फरवरी, तो 26 फरवरी को इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होंगी, जो भी हमारे एग्जाम के रिलेटेड घटनाएं होंगी, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे देश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन। तो पहली घटना क्या है हमारी 26 फरवरी 1887। 26 फरवरी 1887 को क्या हुआ था, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी? वेनेगल नरसिंह राव के बारे में। वेनेगल नरसिंह राव के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये एक इंडियन डिप्लोमेट थे। ठीक है, ये एक इंडियन डिप्लोमेट थे, है ना। इंडियन सिविल सर्वेंट भी थे। इंडियन सिविल सर्वेंट होते हैं वही जाके आगे डिप्लोमेट बनते हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट। अच्छा, डिप्लोमेट्स कौन होते हैं? हाँ, डिप्लोमेट्स कौन होते हैं? ये ज्यूरिस्ट भी थे। ठीक है, ज्यूरिस्ट मतलब जो जज की तरह काम करते हैं, वो भी थे, वकील जज की तरह काम करते हैं, उसको ज्यूरिस्ट बोलते हैं। तो पहले मैं बताता हूं आपको कौन थे। मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले डिप्लोमेट थे। डिप्लोमेट क्या होते हैं? देखिए, डिप्लोमेट का मतलब जो राजदूत होते हैं। ठीक है, जो हमारे देश को कहीं और पे जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और देश में जाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारा पक्ष रखते हैं, वो कौन होते हैं? राजदूत होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग एम्बेसीज बनी हुई होती है दूसरे देशों में, तो उनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं आपके राजदूत। उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उनको इंग्लिश में डिप्लोमेट बोल देते हैं। ठीक है, और ये कौन थे? इंडियन सिविल सर्वेंट। इन्होंने सिविल सर्वेंट थे। इंडियन सिविल सर्वेंट क्या होते हैं? सिविल सर्वेंट कौन होते हैं आपके? देखिए, जो ये आईपीएस होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उसी की तरह होते हैं आईएफएस। तो जो आईएफएस ऑफिसर जो होते हैं, जो ये वाला एग्जाम क्लियर करते हैं, देखिए एग्जाम इन सबका एक ही होता है, यूपीएससी सीएससी नाम से। यूपीएससी सीएससी नाम से इन सबका एक ही एग्जाम होता है। रैंक के अकॉर्डिंग इनको एक पोस्ट मिलती है। सबसे पहले वाले को क्या मिलती है? आईएएस, उसके बाद मिलती है आईएफएस, फिर आईपीएस। ठीक है, तो आईएएस और आईपीएस ये आपने बहुत बार सुना होगा। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, तो इन्होंने ये वाला एग्जाम क्लियर किया हुआ था और इनको इंडियन फॉरेन सर्विस मिली हुई थी। इन सबको बोलते हैं सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो इंडिया के सिविल सर्वेंट थे, इसलिए इंडियन सिविल सर्वेंट। ओके, तो पहले न्यूज पढ़ लेते हैं, फिर आगे इनके बारे में आपको बताता हूं। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिज्ञ वेनेगल नरसिंह राव का जन्म। तो इनका आज के दिन जन्म हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी वही सिविल सर्वेंट की बात हो रही है, सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, और राजनीतिज्ञ भी थे, है ना, पॉलिटिशियन भी थे। इन्होंने बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी संभाली है जो पॉलिटिशियन संभालते थे, जैसे कि ये मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी रहे, मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी रहे, है ना, मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी रहे। ये मैंने आपको बता दिया, डिप्लोमेट हैं। इन्होंने इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। कहां पे? यूएनएससी में। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब जो आपका संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है। संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें ही इंडिया को परमानेंटली इन्होंने क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इंडिया को वहां पर रिप्रेजेंट किया है, इंडिया का पक्ष रखा है इन्होंने। ओके, तो इसीलिए इनको बोला जाता है परमानेंट सेक्रेटरी बोल दीजिए या परमानेंट डिप्लोमेट बोल दीजिए ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो और इनके बारे में आपको बताऊं, ये क्या है? ये जो है आपके जज भी रहे, है ना, चीफ जस्टिस भी रहे। कहां के? बंगाल हाईकोर्ट के, है ना, बंगाल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। बंगाल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। मैंने आपको बताया था ज्यूरिस्ट भी थे, है ना, जज की तरह भी इन्होंने काम किया है। तो चीफ जस्टिस रहे कहां के? बंगाल हाईकोर्ट के। और ये जज, इन्होंने इंडिया को जज की तरह रिप्रेजेंट कहां पे किया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इंटरनेशनल एक कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, जहां पे क्या है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल केसेस होते हैं, उनके बारे में क्या होती है? उनके बारे में बात होती है। ठीक है, उनको डिस्कस किया जाता है, उनको सॉल्व करने की बात होती है। तो वो जो क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां पे भी इन्होंने, ये इंडियन जज की तरह बैठे हैं। ठीक है, वहां पे ये इसके जज भी रहे हैं, है ना, किसके? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। ठीक है, चलिए इनका जीवन काल देख लेते हैं एक बार। जीवन काल अगर हम देखें इनका, तो जन्म तो आपको पता ही चल गया 26 फरवरी 1887। तो जन्म है इनका 26 फरवरी 1887, ये इनका जन्म है। एक एक पूरा टाइमलाइन से देख लेते हैं, कब कब हुई है, क्या क्या रहे हैं, क्या कौन कौन सी इन्होंने पोस्ट संभाली है। और मृत्यु कब हुई इनकी? मृत्यु हुई इनकी 30 नवंबर 1953 में इनकी
मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हमारे देश के आजाद होने के कुछ साल बाद ही मृत्यु हो गई थी। तो जो भी इन्होंने पोस्ट संभाली है सब कब संभाली है, हमारे देश को आजाद होने से पहले, अंग्रेजों के टाइम पे इन्होंने ज्यादातर पोस्ट संभाली है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इंडियन डिप्लोमेट थे। ठीक है, ये देखिए प्रशासनिक अधिकारी मतलब डिप्लोमेट थे, इंडियन डिप्लोमेट थे, है ना। ज्यूरिस्ट थे, ज्यूरिस्ट हो गया, है ना, जो जज वगैरह होते हैं मैंने आपको बता दिया। राजनीतिज्ञ भी थे, है ना, पॉलिटिशियन भी थे। तो इनकी जो सबसे पहली पोस्ट थी, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए इन्होंने सबसे पहली पोस्ट जो संभाली थी, हाँ सबसे पहले इन्होंने कौन सी पोस्ट संभाली थी, ये उसमें थे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी। ठीक है, वो जो पूरी वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो पूरी असेंबली थी जिसमें क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो पूरी एक असेंबली बनाई गई थी, उसके मेंबर भी थे। ठीक है, जो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी थी, जिसके हेड कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, चेयरमैन कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी, उसमें ये भी थे। ठीक है, उसमें ये भी थे आपके कौन, वेनेगल नरसिंह राव जी। मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी वो थी जिन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। ठीक है, जिन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उसमें भी थे। ठीक है, उसमें भी उसकी टीम में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें थे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या बने, इन्होंने अपना सिविल सर्वेंट का एग्जाम क्लियर किया। ठीक है, आईएएस ऑफिसर बने। उसके बाद ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरह कहां पे गए, यूनाइटेड नेशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बनाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद था, कब 1945 में बना था यूनाइटेड नेशन। तो ये कहां पे गए, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए। ठीक है, जब ये जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी कब से कब तक बैठी थी, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब से कब तक बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब से कब तक बैठी थी, 1946 से लेके 1950 तक। ठीक है, 1950 तक बैठी थी, 26 जनवरी 1950 तक। तो जब तक ये उसके मेंबर थे, उसके बाद इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एज अ परमानेंट डिप्लोमेट, कहां पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कब से कब तक, 1950 से लेके 1952, मतलब 1950 से लेके 1952 तक, 1950 से लेके 1952 तक। ठीक है, मैंने एक चीज और बताई थी इनकी, क्या चीज, कि ये बंगाल के चीफ जस्टिस भी रहे थे, बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे। वो कब रहे थे, ये रहे थे 1932 में, 1932 में अंग्रेजों के टाइम पे, मतलब उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था इंडिया में, उस समय पे क्या रहे थे, चीफ जस्टिस भी रहे थे। कहां के चीफ जस्टिस रहे थे, ये बंगाल हाई कोर्ट के। ठीक है, कलकत्ता बोल दो, कलकत्ता हाई कोर्ट बोल रहे हैं, बंगाल हाई कोर्ट बोल दो। ठीक है, वैसे तो पूरा बंगाल था लेकिन उसकी राजधानी क्या थी, कलकत्ता थी। उसके बाद ये मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने, मैंने आपको बताया था, मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने कब से कब तक, 1944 से लेके 45 तक, 1944 से लेके 45 तक क्या रहे ये मिनिस्टर रहे, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने आपको एक पोस्ट और बताई थी इनकी, क्या, कि जज रहे कहां पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। कब से कब तक रहे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रहे 1952 से। ठीक है, इसके बाद है ना, जब ये मिनिस्टर ऑफ ये जो आपके यहाँ पे 1950 से 52 तक, उसके बाद क्या बनी, जो आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, उसके बाद ये क्या बन गए थे, चीफ जस्टिस सॉरी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज अ जज काम किया था इन्होंने। ठीक, कब से कब तक, 1952 से 53 तक। ठीक है, तो ये इनकी पूरी टाइमलाइन है, जैसे जैसे इन्होंने काम किया है, जो इन्होंने इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाली है भारत के लिए, भारत के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज इसकी बात करने वाले हैं हम, अब करने वाले हैं 26 फरवरी 1887 में, है 26 फरवरी 1887 में किसकी बात करने वाले हैं हम, आनंदी गोपाल जोशी। किसकी, आनंदी गोपाल जोशी। ये कौन थी, ये भारत की पहली डॉक्टर थी जो वेस्टर्न मेडिकल डॉक्टर थी। ठीक है, जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन के ऊपर काम किया था। ठीक है, देखिए वैसे तो बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स है। ठीक है, आयुर्वेदा हो गया या और भी बहुत सारी चीजों के हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं, लेकिन ये पहली ऐसी डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर, मैं महिला डॉक्टर की बात कर रहा हूं, पहली सब में नहीं, महिला पहली ऐसी डॉक्टर थी जिन्होंने क्या, किस चीज के लिए पढ़ाई की थी, जिन्होंने पढ़ाई की थी जो वेस्टर्न मेडिसिन है उसके लिए। ठीक है, और ये डॉक्टर बनी थी, इन्होंने यूएस में जाके वहां पे पढ़ाई की थी। ठीक है, यूएसए में जाके इन्होंने पढ़ाई की थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोल दीजिए या फिर अमेरिका बोलना चाहते हो अमेरिका बोल सकते हो, वहां पे जाके इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है, पहली महिला डॉक्टर बनी थी। चलिए एक बार देख लेते हैं न्यूज क्या है, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर, ठीक है, आनंदी गोपाल जोशी का आज के दिन निधन हुआ था। क्या हुआ था इनका, आज के दिन निधन हुआ था। तो इनका जीवन काल अगर हम देखें तो कब से कब तक है, तो जीवन काल है इनका 3 मार्च से 1865, कितना, 3 मार्च से लेके 1865। फिर उसके बाद मृत्यु कब हुई इनकी, मृत्यु तो भाई क्या है 26 फरवरी से लेके, तो 26 फरवरी 1887 तक, 26 फरवरी 1887। ठीक है, ये इनकी दिन मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये पहली डॉक्टर थी, मैंने आपको बता ही दिया। देखिए ये डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कब गई थी, पहले हमको ये समझना होगा। ये 1980 में इनके पति द्वारा जो इनकी शादी वगैरह हो गई थी, तो इनके पति द्वारा जिसे बोला गया कि आपको पढ़ने के लिए जाना चाहिए। इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था डॉक्टरी के उसमें, तो इनके पति ने इनको बहुत ज्यादा इंकरेज किया कि आपको पढ़ने के लिए जाना चाहिए।
है ना। देखिए अभी हम बोलते हैं कि पहले जमाने में महिलाओं को बहुत ज्यादा दबाया जाता था, लेकिन उस समय पे भी ऐसे बहुत सारे पुरुष थे जो महिलाओं को ऊपर उठाने का काम करते थे। तो इन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि तुमको जाना चाहिए पढ़ने के लिए, कहाँ पे, यूएसए में, है ना, अमेरिका में। और इन्होंने खुद अपने हाथ से लेटर लिख के बिना अपनी वाइफ को बताए और वहां पे जो अथॉरिटीज थी उनको भेजा कि मेरी वाइफ को पढ़ने जाना है वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में। तो फिर उसके बाद इनको जब परमिशन मिल गई तो 1982 में, सॉरी 1981 में वहां पे पढ़ने गए। 1881 में वहां पे पढ़ने गई। वहां पे फिर उन्होंने 2 साल का कोर्स किया, 2 साल का वहां पे कोर्स किया और फिर उसके बाद भारत वापस आ गई, है ना। वहां पे पढ़ के फिर कुछ दिन प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है ना। फिर 1886 में ये वापस आ गए। 1886 में वापस आने के बाद उन्होंने यहाँ पे जॉब करी। एक हॉस्पिटल था, क्या, एडवर्ड एडवर्ड हॉस्पिटल, जो कहां पे था, जो आपका कोल्हापुर प्रिंसली स्टेट थी। कोल्हापुर जो प्रिंसली स्टेट थी वहां पे एक हॉस्पिटल था, कौन सा, एडवर्ड हॉस्पिटल। इसमें इन्होंने एज अ फिजिशियन काम किया था उसके बाद, ठीक है। फिर 87 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। 1 साल के आसपास इन्होंने यहाँ पे काम किया, ओके, है ना। वैसे रहने वाली कहाँ की थी ये, रहने वाली कहाँ की थी, ये थी आपकी, ये रहने वाली थी आपकी महाराष्ट्र की, ठीक है। जो महाराष्ट्र आपका वो था प्रेसिडेंसी थी वहां की, बॉम्बे, है ना, उस टाइम में बॉम्बे बोलते थे, महाराष्ट्र की बॉम्बे जो है, बॉम्बे जो आपकी प्रेसिडेंसी थी वहां के रहने वाली थी। उस समय पे बॉम्बे बोला करते थे ना। तो बॉम्बे जो आपकी प्रेसिडेंसी थी वहां के रहने वाली थी। और इनको जॉब कहां मिली थी, जॉब इनको मिली थी कोल्हापुर, जो कोल्हापुर प्रिंसली स्टेट थी वहां पे, ठीक है। कोल्हापुर आज के समय में अगर आप देखोगे तो कोल्हापुर आपका कहां पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। बॉम्बे तो महाराष्ट्र में आता ही है, तो इनको जॉब वहीं पे मिली थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पहले 26 फरवरी 1966, 26 फरवरी 26 फरवरी 1966 हम बात करने वाले हैं विनायक दामोदर सावरकर। किसके बारे में, विनायक दामोदर सावरकर। आज के दिन इनका निधन हुआ था, आज के दिन इनका निधन हुआ था, किसका, दामोदर सावरकर का। देखिए सावरकर के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जो सावरकर जी हैं इनके बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से पिछले 4-5 सालों में इनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी वो 2018 में बढ़ गई थी, जब इनको 2018 में जो, हाँ 2018 में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में इनका नाम आ गया था। किस वजह से आ गया था, क्योंकि जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी, कौन सी, शिवसेना ने क्या बोला कि इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इस चीज के लिए रिक्वेस्ट की इन्होंने सरकार से, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो इस चीज के खिलाफ बोल रही थी कि नहीं, इनको नहीं मिलना चाहिए भारत रत्न। ऐसा क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ इनके खिलाफ क्यों है अपोजिशन पार्टी और शिवसेना इनको क्यों सपोर्ट कर रही थी, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी इनको थोड़ा सा सपोर्ट क्यों करती है, ठीक है। इसी वजह से कंट्रोवर्सी में, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो इनको सपोर्ट करती है, शिवसेना वो इनको सपोर्ट करती है और अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, इसी वजह से न्यूज में बने रहते हैं, ठीक है। चलिए सावरकर जी के बारे में बात करूं ना मैं, चलिए पहले आपको सावरकर जी का जीवन बता देता हूं, जो इनका जीवन रहा है, कब से कब तक रहा है। आज के दिन पे इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु की डेट तो आपको पता ही चल गई। मृत्यु की डेट क्या है, 26 फरवरी 1966, ये तो है इनकी मृत्यु की डेट, है ना, 1966। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका 28 मई 1908 मतलब 1908 में ये इनका जीवन हुआ था और ये इनकी मृत्यु हुई है। मृत्यु कब हुई है, 1966 में, 26 फरवरी 1966 में। तो ये क्या है, ये इनका जीवन काल है। अगर इनके लिए बात करूं ना, तो इन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। इन्होंने कांग्रेस में भी कुछ समय के लिए काम किया है। देखिए ये जो कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं, मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, अपोजिशन नहीं करती है, ऐसा क्यों है। देखिए इन्होंने एक आइडियोलॉजी बनाई थी जिसको क्या बोलते हैं, हिंदुत्व आजकल आप न्यूज में बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। तो जो आइडियोलॉजी हिंदुत्व की बनाई गई थी वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, सावरकर जी के द्वारा, ठीक है। ये जो सावरकर जी हैं इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी हिंदुत्व की पॉलिसी। तो ये हिंदुत्व में क्या कहते थे, कि हिंदुत्व में कहते थे कि हमारे जो हिंदूज हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, इनको पीछे नहीं हटना चाहिए। इनको कोई दबा रहा है तो उनको उससे निकल के आगे आना चाहिए। हालांकि ये बात इनकी उल्टी ले ली जाती है, ये कह देते हैं कि मुस्लिम को दबाना चाहते थे। नहीं, इन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मुस्लिम्स को दबाना चाहिए। इन्होंने हमेशा ये बोला है कि हिंदूज को ऊपर उठ के आना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी को दबाने में और खुद उठ के आने में बहुत फर्क होता है। ये दोनों अलग अलग बातें होती है, लेकिन किसी को अगर तोड़ मरोड़ के बतानी है तो दोनों बातों को मिला भी सकते हो, है ना। देखिए कभी भी इसका मतलब ये नहीं होता, अगर एक कम्युनिटी को ऊपर उठना है तो इसका मतलब ये नहीं होता दूसरी को नीचे दबना है। एक कम्युनिटी को ऊपर उठाने के लिए अगर मैं चाहता हूं मेरी कम्युनिटी ऊपर उठे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब नीचे गिर जाएं। मैं चाहता हूं मैं अपनी कम्युनिटी के लिए मेहनत करूं। तो यही ये चाहते थे। ये जो हिंदुत्व पॉलिसी थी इनकी वो यही कहती थी, ठीक है। क्या कहती थी कि जो हिंदूज हैं उनको ऊपर बढ़ना चाहिए, उनको अच्छे से प्रोग्रेस करना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए, किसी से दबना नहीं चाहिए। हालांकि आज के समय पे आप हिंदुत्व के बारे में अगर किसी से पूछो तो बहुत ज्यादा नेगेटिव
चीज हो चुकी है आजकल। हिंदुत्व किसी को बोलना, अगर हिंदुत्व को मैं फॉलो करता हूँ ऐसे बोलो तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज हो चुकी है। लेकिन जो इसकी कोर वैल्यू थी वो क्या थी कि हिंदू उसको ऊपर बढ़ना चाहिए, वो हिंदू उसको ऊपर निकल के आना चाहिए। इन्होंने एक महासभा, इनकी जो पार्टी थी उस समय पे इन्होंने कांग्रेस में भी काम किया था, लेकिन उसको छोड़ के फिर इन्होंने एक पार्टी बनाई, कौन सी? हिंदू महासभा। कौन सी? हिंदू महासभा। ठीक है, ये फिर उसी पार्टी से काम करते थे। ठीक है, हिंदुत्व की पॉलिसीज पे काम किया करते थे। तो इसी वजह से क्या है, इसी वजह से ये जो है कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं। ठीक है, जैसे कि शिवसेना के बारे में मैंने आपको बताया था, शिवसेना जो है वो क्या बोलती है, शिवसेना भी क्या बोलती है कि हिंदुत्व पे हम पे काम करना चाहिए, हिंदू को ऊपर उठ के आना चाहिए। यही क्या है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा पक्ष जो है, थोड़ी सी वाइजनेस है हिंदूज की तरफ को। इसी बाकी जो अपोजिशन है इस चीज का फायदा उठा के ये जो हिंदुत्व है इसको मतलब इसके बारे में तोड़ मरोड़ के फैक्ट बोलती है। ठीक है, इसके बारे में इसको तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा बोलती है, जिसकी वजह से आजकल ये बहुत ज्यादा नेगेटिव उसमें ले लिया गया है। ठीक है, इसी वजह से जब शिवसेना ने इनके लिए भारत रत्न की बात करी 2018 में, इसी वजह से अपोजिशन जो पार्टी है वो करने लगे, अपोज में आ गए। इसके क्यों आ गए अपोज में? क्योंकि उनका क्या कहना था, ये जो है जो मुस्लिम से उनको दबाना चाहते थे, तो ऐसे आदमी को क्यों दे, है ना, ऐसे आदमी को भारत रत्न क्यों दे, ऐसा उनका कहना था अपोजिशन का। ठीक है, तो ये न्यूज में बनी रहते हैं, इस वजह से इनका यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। वैसे भी हमारी हिस्ट्री से इनका बहुत बड़ा संबंध है ना, बहुत बार ये न्यूज में रहते हैं, इस वजह से इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? 26 फरवरी 2004, 26 फरवरी 2004 की न्यूज हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं शंकरराव छबन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? शंकरराव छबन के बारे में। इनका आज के दिन निधन हुआ था। शंकरराव छबन के बारे में पढ़ने वाले, इनका आज के दिन निधन हुआ था। इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाली हुई है भारत में। ठीक है, जो यहाँ पे लिखी हुई है, कौन सी लिखी हुई है? मुख्यमंत्री रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री। कहा के? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र जो है स्टेट हमारी, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। इन्होंने हमारे यहाँ देखे होम मिनिस्ट्री की पोस्ट भी संभाली हुई है। हमारे देश में 2 बार होम मिनिस्ट्री की पोस्ट भी संभाली हुई है, होम मिनिस्टर भी बने हुए हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट भी इन्होंने संभाली हुई है। ठीक है, हमारे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट भी संभाली हुई है। तो जो सबसे पहले इन्होंने पोस्ट संभाली थी वो कौन सी संभाली थी? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? शंकरराव छबन जी। कौन? शंकरराव छबन जी। चलिए इनके जीवन की बात कर लेते हैं। इनका जीवन कब से कब था? देखिए, निधन तो आप समझ ही गए, निधन कब हुआ था? 26 फरवरी 2004 में निधन हुआ था। 26 फरवरी 2004 में कब हुआ था? यहाँ नीचे दिख रहा है आपको, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, दिख रहा है। तो निधन उनका हुआ था 26 फरवरी 2004 में इनका हुआ था निधन। ठीक है, निधन इनका 26 फरवरी 2004 में हुआ था। और जन्म इनका कब हुआ था? जन्म इनका हुआ था 14 जुलाई 1920 में, ये इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 14 जुलाई 1920 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 26 फरवरी 2004 में। ठीक है, पहली पोस्ट मैंने आपको क्या बताया इन्होंने कौन सी संभाली थी? पहली पोस्ट इन्होंने संभाली थी महाराष्ट्र के 2 बार ये महाराष्ट्र के क्या रहे थे? 2 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे थे, मतलब मुख्यमंत्री रहे थे। कब से कब तक रहे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? पहले तो बने थे 1975 में और 77 तक रहे थे। 75-77 में ये इनकी फर्स्ट टर्म थी, और दूसरी टर्म इनकी कब थी? 1986 से 88 तक। हालांकि इनकी टर्म कभी पूरी नहीं हुई है ना, टर्म कभी पूरी नहीं हुई, 5 साल की होती है, लेकिन 2-2 साल ही बने हैं ये। लेकिन ये मुख्यमंत्री रहे कहां के? महाराष्ट्र के। अब देखिए इनके बीच में जो गैप है ना, पहली टर्म ये हुई ऊपर वाली 75 से 77 तक, दूसरी 86 से 88 तक। ठीक है, लेकिन इसके बीच में इन्होंने और भी 2-3 पोस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाली है भारत के लिए। जैसे होम मिनिस्टर रही है, इंडिया के होम मिनिस्टर रहे। कब से कब तक ये होम मिनिस्टर रहे हैं? ये 84 से लेके 86 तक, 1984 से लेके 86 तक पहली बार जो रहे थे। उसके बाद ये दूसरी बार भी होम मिनिस्टर रहे। दूसरी बार कब रहे? दूसरी बार ये होम मिनिस्टर रहे थे 1991 से लेके 1991 से लेके 96 तक। ये टर्म इन्होंने पूरी करी है ना, ये टर्म इन्होंने पूरी करी है। तो पहली बार जब ये बने थे हमारे देश के, कौन होम मिनिस्टर बने थे? होम मिनिस्टर जब कौन था हमारे देश का प्रधानमंत्री? राजीव गांधी जी। और दूसरी बार जब बने थे तो कौन? पीवी नरसिम्हा राव जी थे दूसरी बार में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ये होम मिनिस्टर बने थे। फिर मैंने आपको बताया इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट संभाली है। वो कब संभाली थी? इन्होंने संभाली थी 88 से लेके 89 तक, 1 साल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर की भी इन्होंने पोस्ट संभाली है। और उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम पे भी राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो इन्होंने संभाली है, हमारे देश को जो इन्होंने सर्व किया है। कौन थे ये? देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, तो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के पूर्व, तो इससे सीधे सीधे पता चलता है कौन थे ये पॉलिटिशियन थे। ठीक है, पॉलिटिक्स के ऊपर इन्होंने काम किया, ये पॉलिटिशियन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हो। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी? नेक्स्ट न्यूज है 26 फरवरी 2019। 26 फरवरी 2019, 3 साल पहले की बात है। ठीक है, अब तो 4 साल हो गए आज तो 4 साल पहले, आज सालगिरह है। किस चीज की सालगिरह है? आज के दिन हमारी वायुसेना ने,
भारतीय वायुसेना ने आज के दिन नियंत्रण रेखा मतलब एलओसी की बात हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल की। नियंत्रण मतलब कंट्रोल है, रेखा मतलब लाइन, तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको क्रॉस करके उसको पार किया और बालाकोट में आतंकवादी शिविर पर हमला किया। आपको याद होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, है ना, हमारी एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी ना। उसके बाद फिर जो आपके अभिनंदन जी थे, विंग कमांडर अभिनंदन जी को, वो जब उन्होंने पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था तो इन्होंने एक उनका फाइटर जेट गिरा दिया था F-16 और खुद का भी गिर गया था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान पहुंच गए थे। फिर कुछ दिन बाद वहां से लेके आए गए थे, है ना, 1 या 2 मार्च को वापस आए थे वहां से। तो वही वाली बात हो रही है। तो उससे पहले क्या हुआ था, जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, पाकिस्तान ने जो अपोजिट अटैक किया था, कब किया था, 27 फरवरी को। तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको हिंट दे दी है। अभी आपको हमको किसके ऊपर फोकस करना है, 26 फरवरी के ऊपर। 26 फरवरी 2019 में क्या हुआ था, हमारी जो वायुसेना है उसने अटैक किया था कहां पे, जो आपका पाकिस्तान है वहां का जो है बालाकोट वाला एरिया है, इसको बालाकोट एयर स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, एयर स्ट्राइक क्यों कहते हैं, क्योंकि हवा से की गई थी, हवा से बॉम्बिंग की गई थी। जो भी वहां पे टेररिस्ट कैंप थे, टेररिस्ट कैंप, आतंकवादी शिविर मतलब जो कैंप होते हैं, ठीक है। शिविर जो है हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कैंप, और आतंकवादी मतलब टेररिस्ट। जो टेररिस्ट के कैंप थे कहां पे, बालाकोट में, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी इंडियन एयरफोर्स द्वारा। ठीक है, ये किस लिए की गई थी, देखिए हमारे जो, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था, कब, 14 फरवरी को पढ़ाया था। 14 फरवरी को ब्लैक डे बोला जाता है, ठीक है। ब्लैक डे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे जो ये 2019 में हमारे जो सीआरपीएफ के सोल्जर्स थे, है ना, 45 सोल्जर्स जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। क्यों, क्योंकि वो आ रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में, पुलवामा जो आपका ये पुलवामा अटैक जो हुआ था, जो पुलवामा वाले आपका हाईवे है वहां से आ रहे थे, तो यहाँ पे किसी गाड़ी ने इनको टक्कर मार दी थी, जिसमें आरडीएक्स बहुत सारा रखा हुआ था, और ब्लास्ट होने की वजह से 45 जो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसी वजह से, इसी चीज का रिटेलिएशन था। तो ये जो आतंकवादी हमला हमारे ऊपर हुआ था 14 फरवरी को, इसी चीज का रिटेलिएशन था, जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा भारतीय सरकार ने करवाया था, है ना। भारतीय सरकार ही कराएगी, भारतीय सरकार का ऑर्डर देगी, इन्होंने करवाया था किससे, वायुसेना ने। तो हमारी वायुसेना आज के दिन क्या किया था इन्होंने, नियंत्रण रेखा या तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर में खिंची हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, वो वाली जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। देखिए अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर का मैप बना के दिखाऊं आपको थोड़ा सा, एक मिनट हो जाइए, हाँ दिख रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर का मैप ऐसे करके है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का मैप ऐसे करके, तो यहाँ जो ये वाला जो इलाका है ऐसे, यहाँ पे लाइन खींची हुई है, कौन सी लाइन खींची हुई है, ऐसे करके लाइन खींची हुई है। कौन सी लाइन, जो लाइन खींच रही है ना ये वाली, ये है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो आपकी चाइना की तरफ खींच रही है वो कौन सी है, वो है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, एलएसी बोलते हैं उसको। और जो पाकिस्तान की तरफ खींच रही है वो कौन सी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर कौन सा है, ये वाला है, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने 1947-48 में हमला कर दिया था कश्मीर को कब्जाने के लिए। तो जहां पे सीज फायर हुई थी यूएन के द्वारा, जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, उन्होंने जहां पे लड़ाई रुकवा दी थी, सीज फायर करवाया था, वो जो लाइन है उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो भारत कभी इसको क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, हालांकि ये हिस्सा हमारा है, फिर भी हमारी फोर्स अभी क्रॉस नहीं करती, क्योंकि अभी हमने पूरी तरह से ये जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको कब्जाया नहीं है, ठीक है, इस वजह से। तो 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें क्रॉस किया था हमारी फोर्स ने, ठीक है। उसके बाद सीधा कब क्रॉस किया, उसके बाद सीधा क्रॉस किया है हमने 26 फरवरी 2019 में, और हम जो है घुसे, जो आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है यहाँ पे घुसे, और बालाकोट जो जगह है वहां पे जाके क्या किया हमने, वहां पे जाके जो यहाँ पे टेररिस्ट कैंप थे उनके ऊपर हमला किया, ठीक है, उनको मारा। ठीक है, किस चीज के टेररिस्ट कैंप थे, मतलब कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके टेररिस्ट कैंप थे, ये थे आपके जैश ए मोहम्मद के। किसके, जैश ए मोहम्मद, ठीक है, जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट कैंप थे। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, माने मतलब सोर्सेज की रिपोर्ट्स की सुने तो 200 से लेके 350 के आसपास जो सोल्जर्स नहीं, जो टेररिस्ट थे, जो टेररिस्ट थे वो मारे गए थे जैश ए मोहम्मद के, ठीक है, जो अटैक किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, अब देखते हैं हमारे विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं देखने वाले हैं हम। आज की आखिरी न्यूज है विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो विदेश में आज के दिन महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। ओके, तो देखते हैं कब की बात कर रहे हैं हम, 26 फरवरी 1832। 26 फरवरी 1832 को क्या हुआ था, आज के दिन पोलैंड के संविधान को हटाया गया था। पोलैंड में जो संविधान था उसको आज के दिन हटाया गया था। कब, 26 फरवरी 1832 में। 26 फरवरी 1832 में, काफी साल पुरानी बात है। तो ये जो संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में, हिंदी में संविधान, क्यों हटाया गया था, जो पोलैंड देश है, देखिए ये हटाया किसने था, ये हटाया था रशिया ने।
ओके। उस समय पे क्या था, रशियन एम्पायर जो था पूरी अपनी पीक पे था। देखिए रशियन एम्पायर के बारे में मैंने आपको पहले भी हिंट दे रखी है, कब दी थी, जब मैं आपको महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने समझौता क्यों किया था। इसलिए किया था जो आपकी ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी पहली वाली, तो पहली वाली ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी, क्यों गई थी, की थी जो पहले वाली ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी, उसमें दो शर्तें थी। एक तो क्या कि हम दोनों के बीच का जो बॉर्डर होगा अंग्रेजों के और जो आपके सिख एम्पायर उसके बीच का जो बॉर्डर होगा क्या होगा, सतलुज नदी होगी। दूसरी डील क्या थी कि आप कभी भी जब हमारे ऊपर अटैक करना चाह रहे होगा, कौन, रशियन एम्पायर अटैक करना चाह रहा होगा तो आप उनका साथ नहीं दोगे, और जब कभी भी सिख एम्पायर की और अफगानिस्तानियों की लड़ाई होगी तो ब्रिटिश एम्पायर नहीं कूदेगा उसके बीच में। ये शर्त साइन हुई थी। तो उस समय पे क्या था, अपनी पीक पे चल रहा था, वो भी यही समय था, है ना, 1832 1835 इसी के आसपास का समय था वो भी। तो ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, ये ट्रीटी साइन क्यों हुई थी, इसीलिए हुई थी, मतलब ये समय तो बहुत बाद का है, सॉरी वो तो 1809 के आसपास का समय था, 9 या 7 के आसपास का समय था जो वो ट्रीटी साइन हुई थी। ये तो बहुत बाद का समय है ना। तो यहाँ पे क्या था, अपना जो आपका जो रशियन एम्पायर है बहुत ज्यादा पीक पे चल रहा था, रशियन एम्पायर बहुत ज्यादा पीक पे चल रहा था, ठीक है। तो अंग्रेजों को भी फिक्र थी इसी चीज की, तो वो जब पीक पे चल रहा था तो उसने बहुत सारा हिस्सा कब्जा आया था, जो भी तो बढ़ता चला जा रहा था, तो उसी उसमें तो पोलैंड को भी कब्जा आया था, ठीक है, पोलैंड को भी कब्जा आया था। 15 फरवरी को पोलैंड पर अटैक किया था, उसके बाद क्या किया, इनको कब्जा लिया, पोलैंड इनके अंदर आ गया पूरा का पूरा। उसके बाद इन्होंने यहाँ से इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो इनका संविधान था उसको हटा दिया और अपना जो राज था वो शुरू कर दिया, ठीक है। वही वाली न्यूज ये पे बता रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मैंने पूरी डिटेल से आपको सारा कुछ बताया, जो भी पॉइंट आपको समझना था, जितने भी आपको पता होना चाहिए किसी पॉइंट के बारे में। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ये वीडियो देखते ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये चीज हमारी समझ में नहीं आई, ठीक है। तो जो भी कल की वीडियो होगी 27 फरवरी की, उसमें मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा जो भी आपकी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है माता शिव शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।